नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कोरोना। इस वायरस ने आम जनता को इतना प्रभावित कर दिया है कि सबके मन में केवल एक ही प्रश्न है आजकल कि ये वायरस ख़त्म कब होगा, इस बीमारी से हमें निजात कब मिलेगी। तो आज मैं इस विषय पर ही वीडियो बना रहा हूँ। जितना भी ज्ञान मैंने अर्जित किया है इधर से उधर से आपके साथ वो साझा करने का प्रयास करूँगा। तो ये महामारी कब होगी ख़त्म, उसके लिए हमें ये समझना होगा कि महामारी फैलती कैसे है और किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कब किया जाता है। विश्व महामारियों का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई पहली बीमारी नहीं जिसमें पहली लहर दूसरी लहर आई है। आज तक जितनी भी बीमारियों के साथ विश्व जूझा है सभी में पहली लहर दूसरी लहर आती ही है और आम जनता को बहुत प्रभावित करती है। तो अपनी बात को आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु बना लिए हैं वाइट बोर्ड पर पीछे, जिनको आधार मानकर मैं अपनी बात का निष्कर्ष निकालने का प्रयास करूंगा, कंक्लूड करूंगा अपनी बात को, कंक्लूजन निकालूंगा अंत में। तो शुरू करते हैं कि कोरोना ख़त्म कब होगा। कोरोना ख़त्म होने से पहले हमें ये समझना होगा कि पेंडेमिक क्या होता है या महामारी कैसे फैलती है। ठीक है, तो पेंडेमिक के साथ साथ अभी WHO ने एक और शब्द से हमारा परिचय कराया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचि भरा शब्द है, वो है इन्फोडेमिक। पेंडेमिक तो है ही महामारी, उसके साथ साथ WHO ने इस शब्द के साथ भी हमारा परिचय कराया है, इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक को इस महामारी के जितना ही खतरनाक माना गया है। इन्फोडेमिक क्या होता है? इन्फोडेमिक होता है गलत सूचनाओं का प्रसार करना। गलत सूचना का प्रसार से क्या मतलब है मेरा? आप सभी रोज फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह अलग अलग तरह के संदेश पढ़ रहे हैं कोरोना से रिलेटेड कि ये चीज़ खाने के साथ में ये ठीक हो जाएगा, प्याज खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, नाक में नींबू का रस डाल लेंगे तो ठीक हो जाएगा, प्राणायाम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, गर्मी आएगी तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी इस तरह की बिना सिर पैर की बातें हमें सुनने को मिलती हैं रोज़, और उन सूचनाओं का गलत प्रसार जो है लगातार जारी है। बिना वेरिफिकेशन के लोग उनको लगातार आगे भेजने में लगे हुए हैं, और कई लोग फिर उस नंबर पे कॉल करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है, उपलब्ध है। जब उस नंबर पे फ़ोन किया जाता है तो वो नंबर कभी एग्जिस्ट नहीं होता, कभी उठता नहीं है। तो WHO ने कहा है कि पेंडेमिक तो है ही खतरनाक, उसके साथ साथ भारत में इन्फोडेमिक उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो इस शब्द के साथ हमारा परिचय कराया, और ये पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगा कि वाह क्या मज़ेदार शब्द है ये। तो गलत सूचनाओं का प्रसार जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमेशा किसी बीमारी को महामारी बनने में। किस तरह से? अब आजकल ही आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बीमारी को, महामारी को हम लोग खुद ही नेग्लेक्ट कर देते हैं कभी कभी। क्या क्या बोलकर? कई लोगों से सुनने में आता है, भाई कोरोना है तो प्रूफ दो हमें प्रूफ। क्या है? दिखता तो है नहीं कहीं पर भी। अब जीवाणु, रोगाणु इतनी नग्न आंखों से थोड़ी देखा जा सकता है। तो कई लोग कहते हैं प्रूफ दो भाई, प्रूफ है तुम्हारे पास तो हम तो नहीं डर रहे। कई लोगों का कहना है कि इंडियन इम्यूनिटी इतनी बेहतरीन बना रखी है हमने मसाले खा खा के बिना सर पैर की बात, इंडियन इम्यूनिटी इतनी बेहतरीन बना रखी है हमने मसाले खा खा के कि कोरोना यहाँ पर हमें छू ही नहीं सकता। पिछले साल ये देखने को भी मिला, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे थे बहुत ही आसानी तरीके से। मृत्यु दर इतनी कम थी भारत में कि भारत का स्वास्थ्य विभाग, विदेशों का स्वास्थ्य विभाग जब वहाँ पर इतना प्रकोप मचा रखा था, भारत के लोग एकदम ठीक हो रहे थे। तब सभी को लगा कि भारतीय इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है सच में ही, इस वजह से यहाँ पर कोरोना इतना प्रकोप नहीं दिखा रहा है। लेकिन इस साल का प्रकोप देखकर लगता है कि हाँ भाई ये भी एक बहुत ही बड़ी र्यूमर था, ये अफवाह थी जो फैल रहा था। पिछले साल हमने सुना था कि ये गर्मी में ख़त्म हो जाएगा, गर्मी आई, गर्मी में ही बहुत ज़्यादा इसने प्रकोप दिखाया। अच्छा, कई जगह ऐसा सुनने में आया कि इस मंत्र का जाप कीजिए कोरोना ख़त्म हो जाएगा।
तो इस तरह की कई सारी बिना सर पैर की बातें चलती रहती हैं जिनका कोई आधार नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बस आगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फॉरवर्ड की जा रही हैं। इसके अलावा 2-3 और हैं, कॉन्स्पिरेसी में इनको ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये ड्रग माफियाओं का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भाई, अपनी दवाइयों की सेल बढ़ाने के लिए ड्रग माफिया ने इस बीमारी को इंट्रोड्यूस कराया है। ये बीमारी है ही नहीं कुछ भी, सिर्फ अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए इस तरह की बीमारी का परिचय हमारे देश में या विदेशों में करवाया गया है। ये बहुत ही आजकल प्रचलन में है 5G टेस्टिंग, कि 5G की टेस्टिंग चल रही है यूएसए में, इंडिया में, और यूएसए ने मैंडेटरी कर दिया है 5G को टेस्ट करना। उसकी रेडिएशन इतनी खतरनाक है कि वो सीधे हमारे फेफड़ों में घुस रही है और इस वजह से ये लोग मर रहे हैं। कोरोना नहीं है ये 5G टेस्टिंग का प्रकोप है। तो इस तरह की बेकार की खबरें कुछ उड़ रही हैं, इनको नाम दिया गया है क्या? इन्फोडेमिक। और इन्फोडेमिक आज कोई नया नहीं है। जब भी महामारी आती है तो गलत सूचनाओं का प्रसार होता ही होता है। 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू का प्रकोप था, भारत में इसको बॉम्बे फ्लू भी कहते हैं, 1918 से 1920 तक ये रहा और इस दौरान भारत की लगभग 6.5% जनता मर गई। 25 करोड़ उस समय जनता थी, उसमें से लगभग 1.25 करोड़ लोग मर गए थे इस बीमारी के चलते हुए। शुरुआत में इस बीमारी को लेकर भी यही कहा गया था कि कुछ नहीं है, ये बेकार की चीज़ें हैं ये, और जब इसने पेंडेमिक का रूप धर लिया तब लोगों को पता चला कि हाँ, ये बीमारी कितनी खतरनाक है। इस साल भी यही हुआ। पहले लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं है इस तरह का, लेकिन अंत में बहुत बड़ा प्रकोप इसने दिखाया। तो बीमारी गलत सूचनाओं के प्रसार से तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ, और वायरस तो है ही जो असलियत में है, तो किसी बीमारी की अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं, उसको पेंडेमिक घोषित कब किया जाता है, पेंडेमिक की स्टेजेस क्या हैं। तो कोई भी बीमारी अगर शुरू हुई, मान लेते हैं दिल्ली से शुरू हुई और दिल्ली में ही ख़त्म हो गई, दिल्ली में शुरू हुई और दिल्ली में ही ख़त्म हुई, या कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लें, वुहान से शुरू हुआ था ये, चीन के वुहान शहर से। अगर ये वुहान में ही ख़त्म हो जाता, वहीं पे कंट्रोल कर लेते इसको और वहीं पे ही ख़त्म हो जाता, तो उस स्टेज को कहते हैं आउटब्रेक। किसी भी बीमारी के लिए जब जहाँ से वो शुरू हुआ है अगर वो वहीं पर ही अंत हो जाए उसका, तो उसको कहते हैं आउटब्रेक। अगर नहीं हो पाता, वो बीमारी किसी एक राज्य को या 2-3 राज्यों को या पूरे एक देश को चपेट में ले लेती है, तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। उसको कहते हैं एपिडेमिक। जैसे भारत में 1974 में एक बीमारी आई थी स्मॉल पॉक्स, ये इंडिया में ही कंट्रोल कर ली गई थी, बाहर विश्व में नहीं जा पाई है। प्लेग आया था 1994 में, ये भी इंडिया में ही कंट्रोल कर ली गई थी। तो इस बीमारी का क्या नाम दिया गया? इसकी स्टेज थी एपिडेमिक। अगर वो विश्व में अपने देश से किसी दूसरे देश में, तीसरे देश में, सभी देशों में फैल जाता है, तो तब उस बीमारी को कहते हैं पेंडेमिक, वैश्विक महामारी। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, जब 2-3 देशों में, इटली में, यूएसए में, इंडिया में इसका प्रकोप दिखना शुरू हुआ, ब्राज़ील में, तब 11 मार्च 2020 को इस बीमारी को पेंडेमिक घोषित किया गया। ये हैं स्टेजेस पेंडेमिक की, या किसी भी बीमारी को पेंडेमिक कब घोषित किया जाता है। अब पेंडेमिक को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसकी क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं, तो उसकी भी 3-4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज है, या यूं कहें कि किसी भी बीमारी का अंत कैसे किया जाता है, तो 3-4 स्टेजेस हैं उसके भी। सबसे पहली स्टेज है कि उसको कंट्रोल कर लिया जाए। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उतने केसेस आएँ जितना कि हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अवेलेबल है।
इस समय मान लेते हैं अगर कोरोना के इतने केसेस आएँ कि सभी को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर्स मिल जाए, हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, तो हम इस बीमारी को क्या कहेंगे कि ये कंट्रोल स्टेज में है, अब ये नियंत्रण में है, ज़्यादा फैल नहीं रही है। जैसे भारत में एक बीमारी है टीबी। टीबी इस समय कंट्रोल स्टेज में है। केसेस आते हैं इसके हर साल, बहुत सारे केसेस अभी भी लगातार पेंडिंग चलते रहते हैं, लेकिन उतने ही केसेस आते हैं जितना हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो इसको कंट्रोल स्टेज कहा जाता है। अब कंट्रोल से आगे जब और केसेस कम हो जाएं, उसको कहते हैं एंडेमिक। पेंडेमिक आपने सुन लिया, जब महामारी फैलती है उसको, वैश्विक महामारी को कहते हैं पेंडेमिक। और जब पेंडेमिक के इतने केसेस रह जाएं कि वो एक बेस लाइन में पहुंच जाए, कंट्रोल से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए, कि आधार इतने केसेस मान लेते हैं। अब जैसे दिल्ली में मार्च से पहले रोज़ाना के 100, 150, 200 केसेस इतने ही आते थे और मृत्यु 0 डेथ्स। तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने घोषणा भी कर दी थी कि दिल्ली में अब ये महामारी एंडेमिक की ओर है, ख़त्म होने वाली है। फिर क्या हुआ, सब लोग हो गए एकदम फ्री, मास्क वास्क भी त्याग दिए थे सबने, और इसकी दूसरी लहर आ गई। तो एंडेमिक का मतलब है कि इतने केसेस हो जाएं, एक बेस लाइन, एक आधार, कि बहुत ही नाम मात्र केसेस हों, तो उसको कहते हैं एंडेमिक। अगली स्टेज है इसकी एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर दे बीमारी को। एलिमिनेशन का मतलब है कि ऑलमोस्ट ज़ीरो केसेस, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो देश में। जैसे कि पोलियो इस समय भारत में ऑलमोस्ट ज़ीरो है। भारत पोलियो मुक्त देश है एकदम। 2010 में भारत ने कहा, WHO को, कि अब हमारे यहाँ पोलियो के एक भी केसेस नहीं है, और 2014 में WHO ने सर्टिफिकेट दिया भारत को कि अब आपके यहाँ पर पोलियो मुक्त आप अपने देश को कह सकते हो। तो पोलियो हमारे देश से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन के बाद अगली स्टेज आती है एरिडिकेशन की। एरिडिकेशन क्या होता है? एरिडिकेशन होता है कि वो बीमारी ग्लोबली ज़ीरो हो जाए, मतलब पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर एक भी उस बीमारी का केस ना हो, उस स्टेज को कहते हैं एरिडिकेशन। तो अभी तक WHO ने जिसको प्रमाणित किया है वो सिर्फ एक बीमारी है जो एरिडिकेट की गई है पूरे विश्व से, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इतनी खतरनाक महामारी थी कि यूरोप के 18वीं शताब्दी में लगभग 10 से 20% जनता इस बीमारी से मर जाया करती थी। 1798 में एक पुरुष हुए, एडवर्ड जनरल, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया। और ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने अकेले जितनी जानें बचाई हैं, आज तक किसी भी व्यक्ति ने इतनी जान नहीं बचाई है। तो एक ही बीमारी है अभी तक, स्मॉल पॉक्स, जिसको एरिडिकेट माना गया है या विश्व से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये होती हैं स्टेजेस किसी भी महामारी के अंत की। अब अगर हम कोविड-19 के बारे में बात करें कि कोविड-19 कब ख़त्म होगा, तो ख़त्म होने से हमारे कौन सी स्टेज का मतलब है? क्या हम चाहते हैं कि वो एरिडिकेट हो जाए? नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए पूरे विश्व में सभी को टीका लगभग लगाना पड़ेगा, या फिर सबके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं अपने आप, तब जाके ये महामारी कहीं विश्व से समाप्त हो सकती है। क्या हम चाहते हैं कि वो एलिमिनेट हो जाए? ये भी संभव नहीं है। एलिमिनेट होने के लिए क्या है? ऑलमोस्ट ज़ीरो केसेस चाहिए भैया। अब ज़ीरो केसेस कहाँ से होंगे? यहाँ तो रोज़ भारत में ही 4-4, 5-5 लाख केसेस आ रहे हैं। अब तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ, कि कम से कम कंट्रोल वाली स्टेज में तो ले आएँ, और कंट्रोल वाली स्टेज में ले जाने के बाद धीरे धीरे उसको एंडेमिक की ओर ले जाएं। पिछले साल ये गई थी एंडेमिक की ओर, लेकिन उसमें सरकार का या हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाथ नहीं था। अपने आप लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम बना और फैलना थोड़ा कम हुआ, जब तक इसका वेरिएंट 2 नहीं आया था।
फैलना थोड़ा कम हुआ और कंट्रोल के बाद एंडेमिक वाली स्टेज पर गई थी। अब एंडेमिक वाली स्टेज या कंट्रोल वाली स्टेज आएगी कैसे? इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, वो है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? 1930s में जब मेजल्स फैल रहा था, मेजल्स बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, खसरा फैला। तो खसरा जब फैला तो हमारे शरीर के अंदर जब भी वायरस जाता है कोई, तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है और उस वायरस को मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू करता है। इसी तरह से कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर से भगाया जाता है। तो खसरा जब फैला तो शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगी, धीरे धीरे सभी लोगों में फैल गया ये। इसके लिए वैक्सीन नहीं आई थी, धीरे धीरे सभी लोगों में फैल गया ये। अब जो लोग बचे उनके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ थी, तो जब उनको दोबारा से हुआ तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और तब लोगों को पता चला कि इम्यूनिटी से ये खसरा खत्म हुआ है। इसको नाम दिया गया तब हर्ड इम्यूनिटी, कि लोगों के अंदर अपने आप इम्यून सिस्टम उनका एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देता है, और वो एंटीबॉडीज़ बची रहीं तो ही खसरा को मार गिराया, और या फिर किसी भी वायरस को इस तरह से दोबारा अपने शरीर में घुसने के बाद ख़त्म कर देता है हमारा शरीर। तो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये था। अब ये यहाँ पर कैसे काम आएगा? अब भारत में अगर हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर जाना है या फिर कंट्रोल वाली स्टेज पर जाना है तो दो सिचुएशंस हैं। सभी के अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाएं, ठीक है। हर एक देश का, WHO ने हर एक बीमारी का अपना अलग टारगेट निश्चित कर रखा है, थ्रेशोल्ड बना रखा है कि इतने प्रतिशत जनता को अगर लगभग वायरस उनके अंदर जा चुका है और इम्यूनिटी सिस्टम उनका एंटीबॉडीज़ बना देता है, तो लगभग वो फैलाने में नाकाम रहेगा। कैसे? ग्राफ के लिए जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये वायरस है, 5 लोग हैं, 5 में से इसको भी हो गया, इसको भी हो गया, इसको भी हो गया, 2 लोग बच गए, क्योंकि वो सरकार के दिशा निर्देश को एकदम पूरी तरह से मान रहे थे, घर में भी रह रहे थे, डबल मास्क लगा के घूम रहे हैं, सैनिटाइज़र लेके घूम रहे हैं, साथ में हाथ 24 घंटे सैनिटाइज़र रंग रहे हैं। तो इसको भी हो गया, इसको भी हो गया, इसको भी हो गया। अब ये 3 जब आगे जाएंगे तो ये भी फैलाएंगे कुछ लोगों को, ठीक है। मान लेते हैं इन्होंने इतनों को फैला दिया। अब इसमें से इतने लोग ठीक हो गए, 1-2 को छोड़कर सभी लोग ठीक हो गए। इनके अंदर क्या बन गई? एंटीबॉडी बन गई। अब जब दूसरी बार इनके अंदर वायरस प्रवेश करेगा तो ये एंटीबॉडीज़ इस वायरस को बाहर से बाहर ही भगा देंगे, ठीक है। तो ये काम है एंटीबॉडीज़ का। और इस हिसाब से जब 50-60% जनता के पास एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं तो कुछ लोग तो वैसे ही बचे रहते हैं। तो इस तरह से वायरस को फैलने की चेन जो है तोड़ी जा सकती है। इस वाले स्टेज को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ होना ज़रूरी है। तो हर एक बीमारी का WHO के हिसाब से कुछ ना कुछ थ्रेशहोल्ड होता है। इस बीमारी का थ्रेशहोल्ड रखा गया है 60 to 70%, यानी कि WHO के हिसाब से जब इतनी जनता के शरीर में, पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी जनता के शरीर में एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज आ गई है और अब ये बीमारी कंट्रोल वाली स्टेज में आनी शुरू हो जाएगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, इन्फेक्शन और इंजेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है कि आप या तो नेचुरली इन्फेक्ट हो जाइए, जिंदा वायरस अपने शरीर में घुसा लीजिए और आपका शरीर जब इम्यूनिटी सिस्टम आपका जब बनाएगा एंटीबॉडीज़ तो आप बच जाएंगे फिर। लेकिन इसमें चांसेस भी आज की स्टेज में तो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से वायरस फैल रहा है, जिस हिसाब से अपना प्रकोप दिखा रहा है, इस वाले में चांसेस 50-50 मान लो, ठीक है।
तो नेचुरली एक तरीका है कि इन्फेक्ट हो जाइए आप, तो आपके शरीर में जब एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो जब दोबारा वायरस आपके शरीर में घुसेगा तो फिर कामयाब नहीं होगा, वो आपके शरीर को बचा ले जाएगा। या फिर इंजेक्ट करवा लीजिए वायरस अभी, या वैक्सीनेशन इसी को कहते हैं। ये कैसे काम करता है? कोविड का जो वैक्सीनेशन जिस हिसाब से काम कर रहा है, आपके शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में, एकदम ना के बराबर में वायरस के मृत अंश डाल दिए जाते हैं। मृत अंश अब हमारे शरीर का भाग नहीं है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचान लेता है ये कोई बाहरी तत्व है और ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वो क्या करता है, इस मृत अंश को ही देखकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। अगर कई लोग ये कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन में हमारे शरीर में ज़िंदा वायरस डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही र्यूमर है, बहुत बड़ी अफवाह है। हमारे शरीर में वायरस के मृत अंश डाले जा रहे हैं जिसको देखकर हमारा शरीर इम्यूनिटी सिस्टम बनाना शुरू कर देता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपके घर पे मान लेते हैं कोई चीज़ फेंक जाए जो आपको काम में नहीं लेनी, या फिर मान लेते हैं कोई लाश फेंक जाए आपके घर में, तो आप क्या करोगे कि भैया लाश है वो मैटर नहीं करता, आपको ये लगेगा कि मेरे घर में मेरे इस रास्ते से अगर लाश आ सकती है तो कोई ज़िंदा व्यक्ति भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर अपनी जाली लगवा दोगे, गेट लगवा दोगे, है ना। तो यही हमारा शरीर है, इसी हिसाब से काम करता है। जैसे ही मृत अंश आपके शरीर में पहुँचेंगे तो वो कुछ दिनों में हमारा शरीर रिएक्ट करता है और एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देता है। तो दो तरीके हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के या हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर जाने के, या तो इन्फेक्ट करवा लीजिए या तो सरकार छोड़ दे बिल्कुल पूरी तरह से कि भैया जब सबको हो जाएगा, जैसे खसरा यहाँ पर ठीक हुआ, जब सबको हो जाएगा अपने आप तो हर्ड इम्यूनिटी सबके अंदर बन जाएगी, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और लोग बच जाएंगे। या फिर इंजेक्ट करवा लीजिए वायरस और एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बन जाएंगे। वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है ये भी शायद इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। इसको लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स भी उड़ रहे हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये है हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज। कोविड-19 के लिए जो थ्रेशोल्ड रखा गया है 60 से 70% का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इज़राइल है। इज़राइल ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है, वहाँ पर लोगों ने मास्क त्याग दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर आ गया है। उसने 100% वैक्सीनेशन अपने देश में कर दिया है। अब जब 100% वैक्सीनेशन उसने कर दिया तो इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ हैं तो अब उसके लिए चिंता का विषय नहीं है। अगर कोरोना आ भी गया तो कुछ केसेस में ही आएगा, सभी को थोड़ी दोबारा इतने ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, कुछ केसेस में ही आएगा और वो उतने कंट्रोल वाली स्टेज पर रहेगा, एंडेमिक वाली स्टेज पर रहेगा तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। और वैसे भी अगर उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हो सकता है कि उसको पता ही ना चले कि कब ये बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ तो मेमोरी पे भी डिपेंड करती हैं। आपके शरीर में जो लोग कह रहे हैं कि 5-6 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है, 8 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, लेकिन कई सारी एंटीबॉडीज़ मेमोरी पे भी काम करती हैं। हमारा दिमाग याद रखता है, हमारा शरीर याद रखता है कि ये वाली एंटीबॉडीज़ हमने ऐसे बनाई थी, तो दूसरा लॉट जब वो बनाएगा तो उसको बनाने में कम समय लगेगा। तो इज़राइल कोविड फ्री हो गया है क्योंकि उसने 100% वैक्सीनेशन कर दिया है। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम अगस्त 20 तक लगभग हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर आ जाएंगे। यूएसए कह रहा है कि हमने वैक्सीनेशन बहुत सारा कर दिया है, 4 जुलाई को जो हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं उस दिन हम लगभग हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर आ जाएंगे, कोरोना हमारे देश में कंट्रोल में रहेगा। अब भारत में कब आएगा? अब आप ये समझ गए कि ये जो क्वेश्चन है कि कोरोना ख़त्म कब होगा, तो कोरोना ख़त्म करने से मतलब है कि कोरोना को हम अपने देश में कंट्रोल कब कर लेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए एक सर्वे किया जाता है, सोरोलॉजिकल सर्वे।
सोरोलॉजिकल सर्वे क्या करता है, ये कुछ सैंपल्स इकट्ठा करता है ऊंचे शहरों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, पॉश एरिया से, जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन सभी के कुछ 25-30 हज़ार, 30-30, 40-40 हज़ार सैंपल्स इकट्ठा करता है। इस सैंपल्स को इकट्ठा करने का काम करते हैं क्या, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR इन सैंपल्स को इकट्ठा करने का काम करता है। अब ये सोरोलॉजिकल सर्वे है क्या? सोरोलॉजिकल सर्वे ये ढूंढता है कि हमारे देश में कितने लोगों के अंदर इस बीमारी की एंटीबॉडीज़ पाई हैं, कितने लोगों के अंदर इस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मिल गई हैं या फिर बन गई हैं। तो ICMR ने पूरे विश्व का लगभग 3 सर्वे किए हैं। पहले सर्वे में 0.73, टोटल पॉपुलेशन का 0.73% जो पाया कि इनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं भैया। तो 0.73 तो बहुत कम है। सेकेंड सर्वे किया उसने अगस्त सितंबर 2020 में, उसमें पाया कि लगभग 6.6% जनता के ऊपर पास ये एंटीबॉडीज़ बन गई हैं शरीर में। हालांकि 137 करोड़ की आबादी में 25, 30, 40, 50 हज़ार सैंपल्स के बेस पर इस डेटा पे रिलाई करना इतना मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। पर फिर भी क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही, और हर तरह के सैंपल वो लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का, शहरी क्षेत्रों का, तो कुछ हद तक इस पर विश्वास किया जा सकता है। तीसरा सर्वे उन्होंने किया दिसंबर जनवरी में, और उसमें पाया कि लगभग 21.4% जनता के शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई थी। ये वैक्सीनेशन के पहले की बात है, अब वैक्सीनेशन लग रहा है तो और प्रतिशत ये बढ़ जाएगा। दिल्ली भी अपना स्टेट सर्वे कराता रहता है, हर एक स्टेट अपना सर्वे कराता है। अब तक इसमें 5 हो चुके हैं सोरोलॉजिकल सर्वे, और उसने पाया कि 56% जनता के पास, जनवरी का डेटा है ये, लगभग 56% जनता के शरीर में एंटीबॉडीज़ मिल गई हैं। यानी कि अगर कोविड इनको दोबारा हुआ भी तो इतना ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। और डॉक्टर्स इस तरह की पुष्टि करते हैं कि जिन भी लोगों को पहला डोज लगा है उनके 99.6% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो क्रिटिकल स्टेज पे नहीं जाएंगे, और जिनको 2 डोज लग गए हैं वो तो और पर थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा लो, 99.9% लगा लो। डॉक्टर इसकी पुष्टि करते हैं बिल्कुल। तो 56% इंडिया में तो अभी बहुत कम है पूरे में हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज आने में। हालांकि ये दिसंबर जनवरी का डेटा है जैसे मैंने बताया, तो अब वैक्सीनेशन भी हो रहा है तो ये ज़रूर बढ़ जाएगा, और हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर हम शायद आने वाले 8-10 महीनों में पहुंच सकते हैं। दिल्ली में 56% हो गया है, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम बहुत जल्द हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर आ सकते हैं, और दिल्ली में कोविड कंट्रोल में रहेगा जैसे पिछले साल कंट्रोल में था। हालांकि समय जाएगा, पिछले साल भी सितंबर में लगभग कम होना शुरू हुआ था, और अब तो अभी मई में चल रहा है, और मई में तो ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 15 से 18 मई इसका पीक रहेगा जब बहुत ज़्यादा केसेस रहेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोरोना ख़त्म कब होगा, तो ख़त्म होने से हमारा तात्पर्य हमेशा यही है कि हम इसको पूरी तरह से एरिडिकेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम केवल इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज तक जा सकते हैं। और हर्ड इम्यूनिटी पहुंचेंगे कैसे? वैक्सीनेशन से ही फिलहाल। अगर आप इन्फेक्शन के थ्रू जाना चाहेंगे तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वैक्सीनेशन लगवाइए, अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाइए, ताकि दोबारा अगर वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देश में हमारे देश में, हालांकि जैसे मैंने बताया कि इजराइल में 100% हो गया है, यूरोप कह रहा है कि मैं अगस्त सितंबर में कर दूंगा, यूएसए कह रहा है मैं जुलाई में कर दूंगा। इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल काम है, चैलेंजेस हैं कई सारे, और वो चैलेंजेस क्या हैं? टाइम लिमिट है इम्यूनिटी की टाइम लिमिट है, जो नेचुरल इम्यूनिटी की टाइम लिमिट है वो बताई गई है कि 6 से 8 महीने तक एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में रहती हैं, और जो वैक्सीनेशन के थ्रू जाएगी उसकी एंटीबॉडीज़ की टाइमलाइन और थोड़ी सी कम है, वो शायद 6 महीने मैक्सिमम हमारे शरीर में रहेगी। हालांकि इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है अभी तक
कि एग्जैक्ट कितना समय वो हमारे शरीर में रहेगा, पर 6 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। अब 6 महीने के बाद क्या, 6 महीने के बाद अगर आप फिर से वायरस के संपर्क में आ गए तो इस तरह के पूरे चांसेस हैं कि आप बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि मैंने ये भी बताया कि हमारे कुछ एंटीबॉडीज़ हमारी मेमोरी पे भी काम करती हैं और हमारा दिमाग उन एंटीबॉडीज़ को आसानी से बना सकता है। तो टाइम लिमिट की परेशानी ये है कि हमें समय समय पर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या फिर साल में एक बार तो कम से कम एक टीका इसका लगवाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे डोजेस की आवश्यकता है कि लोगों को हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी परेशानी है इसकी न्यू वेरिएंट्स। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये वायरस म्यूटेंट है। जो भी वायरस लगातार अपना फोटोकॉपी करते रहते हैं, फोटोकॉपी करने का मतलब यह है कि शरीर में जब घुसता है तो वो बहुत सारे रूप बहुत सारे अपने भाई बहन बना लेता है अपने शरीर में। तो जब जब शरीर में इतने सारे भाई बहन बनते हैं तो हर एक सेम टू सेम नहीं हो सकता। किसी का कुछ रह गया, किसी का कुछ रह गया, तो जिसका कुछ रह गया हो सकता है अगला वाला और ख़तरनाक हो जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं म्यूटेंट। तो इस वायरस के भी नए वेरिएंट्स नज़र में आए हैं। जैसे अभी जो चल रहा है कोविड-20 का भी नाम देते हैं कई सारे, क्योंकि ये नया म्यूटेंट 2 है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि म्यूटेंट 3 भी मिला है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में जिस वायरस ने तबाही मचाई है वो है म्यूटेंट 2, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि म्यूटेंट 3 मिल रहा है। तो जब जब इसके नए वेरिएंट्स नज़र आते रहेंगे तो हो सकता है नए वेरिएंट्स पे पुरानी वाली एंटीबॉडीज़ काम ना करें। तो अभी लेकिन इस तरह के केसेस नहीं है कि ये वाली वैक्सीन जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, जो भी वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हैं, वो नए वेरिएंट्स पे काम नहीं करेंगे। इस बात की पुष्टि नहीं है। वो नए वेरिएंट्स पे भी काम कर रही हैं, इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए बहुत ज़्यादा। हमारे देश में लगभग 33% जनता है 0 से 18 साल वाले, और अभी तो इनकी वैक्सीनेशन आई ही नहीं है। यूएसए काम कर रहा है इस एज ग्रुप की वैक्सीनेशन पर, लेकिन इस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आया है। हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल किसका है? 67% जनता का, जो कि बनती है शायद मेरे हिसाब से 59 करोड़ बनेगा। तो 59 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, और वो भी 2-2 डोज, यानी कि 118 करोड़ वैक्सीनेशन लगभग देश को चाहिए होंगे। और हमारे देश में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इन दोनों फर्मों की, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, लगभग इतनी ही है। तो अगर लगातार वो लोग काम करेंगे और सरकार हमारी लगातार काम करेगी इसको लगाने का, तो भी 1 साल जाएगा सभी को वैक्सीनेशन लगाने के लिए, और उसके बाद भी 33% जनता ये वाली बच चुकी है। तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन हमको चाहिए कि हम विदेशों से ही वैक्सीन ले, जो कि बात भी चल रही है, कई सारी वैक्सीन हमने ली भी हैं। तो मदद देश तभी करेगा जब उसके पास पर्याप्त रहेगा। तो ये चैलेंज है हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज पर पहुंचने का। वैक्सीन्स लगवाने में हेजिटेशंस बहुत हैं लोगों को। इतने र्यूमर्स उड़ चुके हैं इस बात को लेकर कि लगवा लोगे तो नपुंसक हो जाओगे, कभी पिता नहीं बन पाओगे। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में घूमते रहते हैं कि हमें क्या होगा भाई, हमें तो कुछ होगा नहीं, हमें लगवानी वैक्सीनेशन वगैरह, ऐसे ही ठीक है हम। कई लोगों को विज्ञान में विश्वास नहीं रहता। पंडित ज़्यादातर विश्वास नहीं करते विज्ञान में कि वैक्सीन क्या करेगा, हमारा शरीर वैसे ही ठीक है। तो र्यूमर्स इतने हैं, हेजिटेशंस इतनी हैं, या कई लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लोगे तो मर जाओगे सीधा। एक गांव ने विद्रोह कर दिया पूरा कि ये वैक्सीनेशन जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही लाया जा रहा है, अगर आप इसको लगवा लेंगे तो आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे। और इस वजह से पूरे गांव ने विद्रोह कर दिया कि हम ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। तो वैक्सीनेशन हेजिटेशन बहुत है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि वैक्सीनेशन वॉलंटरी है हमारे देश में। वॉलंटरी का मतलब है कि आप लगवाना चाहते हैं लगवाइए, नहीं लगवाना चाहते हैं तो मत लगवाइए। तो जब तक वैक्सीनेशन लगेगा नहीं तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी कैसे? एंटीबॉडीज़ फिर बनेंगी इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से बनने के लिए
रिस्क है लाइफ में बहुत सारे। तो ये परेशानियां हैं, ये चैलेंजेस हैं हर्ड इम्यूनिटी कंट्रोल वाली स्टेज तक जाने के लिए। तो ये निष्कर्ष मैं निकाल पाया हूँ कि अगर कोई पूछे कि कोरोना हमारे देश से ख़त्म कब होगा, तो ख़त्म करने का मतलब है कि हम उसको कंट्रोल या फिर एंडेमिक वाली स्टेज तक ला सकते हैं, जो कि हम पिछले साल ले भी आए थे। अगर हमें उसे पूरी तरह से ख़त्म करना है तो पूरे विश्व को साथ रहना पड़ेगा। विश्व को साथ रहने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, एरेडिकेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, जो अभी इस समय तो संभव नहीं है। कम से कम अभी इस समय केवल कंट्रोल वाली स्टेज तक हम उसको ला सकते हैं। तो ये है मेरी वीडियो का सार। आप ध्यान रखिए अपना और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। मैंने भी करवा लिया है अपना। आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। आप एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते यही हमारा कर्तव्य बनता है कि इस महामारी को जितना अपने लेवल पर हम रोक सकते हैं, अपने स्तर पर जितना इस रोग को रोक सकते हैं फैलने से, उतना रोकें। और रोकने का केवल एक ही तरीका है, जिम्मेदार नागरिक की तरह वैक्सीनेशन लगवाना। ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।